यहां पे क्लास 11th और क्लास 12th। तो अगर वेटेज की बात करूं तो क्लास 11th का 40% वेटेज है और क्लास 12th का 60% वेटेज है। मतलब यहां पे 40% वेटेज आपका क्लास 11th का है और 60% वेटेज आपका क्लास 12th का है। अब यार आप जो 11th क्लास के बच्चों वो तो ये सोचोगे नहीं यार 11th का तो 40% है तो हम तो इसको लाइटली भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, अब जो जेईई मेंस का एग्जाम है ना, अब जो एनटी एग्जाम करा रहा है ना, इसमें आपको यार सब कुछ करना है। अगर अच्छी परसेंटाइल लेके आनी है तो सब कुछ करना है। अदरवाइज ये सोचो कि यार जो टॉपिक आप करके गए बहुत अच्छे से, जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कर रखा है उससे आसान क्वेश्चन आ गया, और जो टॉपिक आपने बहुत हल्का कर रखा है उससे टफ क्वेश्चन आ गया। तो जो बहुत अच्छे से करके गए, जिसका आप टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे, वो तो नहीं हुआ ना, मतलब वो तो आया ही नहीं। और अगर कोई और बच्चा आपकी जगह एक टफ टॉपिक करके गया है, उससे टफ क्वेश्चन आया, उसने वो भी अटेम्प्ट कर दिया, और एक आसान मतलब एक टॉपिक उसको हल्के से पढ़ के गया, उससे आसान क्वेश्चन आया तो उसने वो भी कर दिया। एग्जैक्टली आप दोनों थे तो सेम लेवल पे, लेकिन हुआ क्या, इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये हुआ कि यार उसके नंबर अच्छे आ गए और आपके नंबर खराब आए। मैंने दो बच्चों के पॉइंट पे ये चीजें डिस्कस की, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो अगर आपको जेईई मेंस में अच्छा स्कोर और अच्छी परसेंटाइल लेके आनी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इतना तो पढ़ना है कि आपको सब चैप्टर्स के बारे में नॉलेज हो। मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं कुछ रिकॉर्ड, मतलब कुछ जो प्रीवियस वेटेज है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से 11 से कुछ 40 से 45% का वेटेज रहता है और क्लास 12 का जो है वो 55 से 60% का वेटेज रहता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है, तो यहां पे इसमें हार्ड क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो 20% रहता है, मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो 45% है और इजी क्वेश्चंस जो है वो 30% है। इस चीज को समझो यार, ये हार्ड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, मॉडरेट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, इजी क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं और आउट ऑफ द बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। यार ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? सबसे पहले इजी क्वेश्चन का मतलब है 1, 2 या 3, 4 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आने हैं, वो यार कभी कभी मीन मीडियन मॉड से भी आ जाते हैं। तो वो यार क्राइटेरिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ओके डन। तो यहां पे मॉडरेट क्वेश्चंस का जो है वो 45%। मॉडरेट क्वेश्चंस पे यार आपको जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपसे मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं डिटेल और नोट्स बनाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है इस केस में। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चंस 45%, इजी क्वेश्चंस 30, इजी क्वेश्चन कितने आते हैं 30%, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इजी क्वेश्चन 30% आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, और हार्ड क्वेश्चंस ये जेईई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जेईई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस मतलब जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर कह सकता हूं, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर कभी कभी जेईई मेंस में वैल्यू चेंज होके रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए आपको जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्या बात समझ में आ रही है? इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ द बॉक्स। यार ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? ये आउट ऑफ द बॉक्स जेईई के ऐसे क्वेश्चंस है, जेईई मेंस के भी ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें यार कुछ ट्रिक्स लगती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए दो आपको पॉलिनोमियल टाइप के दे दिए, उससे कुछ निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करके फिर इसको एक्स मान के उसके जैसा डेरिवेटिव बनता है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं और ये जब तक आपकी प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे, मतलब इसके जैसे क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, तब तक नहीं होंगे आपसे। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन की सीरीज में लेके आऊंगा यहां पे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस वेराइटीज के आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे न्यूटन्स फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कहते हैं। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं उस चीज को। ठीक है, तो वो हम उस वेराइटी के क्वेश्चन नहीं किए होंगे ना, तो वो नहीं होंगे। अदरवाइज आप कितना भी टफ, कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपसे नहीं होने वाले। ठीक है, तो आईआईटी में जाना है तो यार ये आउट ऑफ द बॉक्स पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अब मैं डिस्कस करता हूं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के बाद। अब यहां पे जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, ये पॉइंट याद रखना। जो मैंने 5 स्टार वाले टॉपिक्स ले रखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो आपको ड्रॉप ईयर में ये वाले पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा वो सबसे पहले वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ड्रॉप ईयर में हो आईआईटी के तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स पे वर्क करो, क्योंकि आप अगर पढ़ के बैठे हो और टेस्ट लगाओगे ना तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दिख रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, और जल्दी से जल्दी अगर आपको मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा वर्क करना है। फिर उसके बाद ये जो है 4 स्टार वाले, इनसे भी क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं, और ये जो है इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन
कम क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 स्टार में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स रखे हैं? वेक्टर, 3D, डिफरेंशिएट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, सर्कल, पैराबोला, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन। इनसे क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, मैं कह रहा हूं इनसे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं जो हमारे पास उससे थोड़ा कम आने वाले पीएनसी, लिमिट्स, हाइपरबोला, एरिया अंडर द कर्व, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इलिप्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनसे भी क्वेश्चंस आपके ठीक ठाक आते हैं, लेकिन इनसे आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। आप मॉक टेस्ट उठा लो, आप देख लो। ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चंस कम दिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनसे तो बहुत कम आते हैं, डिफरेंशिएशन से रेयर केस में आता है, बाइनोमियल से अगर आता है तो बहुत आसान आता है, स्ट्रेट लाइन से भी कम आता है, डिटर्मिनेंट से भी कम आता है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जबकि आप देखेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। और अदरवाइज तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आने वाला क्वेश्चन पता है क्या? नीचे से x कॉमन ले लो और फिर नीचे वाले को t मान लो, और जो नीचे वाला x है उसको ऊपर सेटलमेंट कर दो। इस वैरायटी का क्वेश्चन 8-9 बार आ चुका है, वैल्यू चेंज होके प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, बुक्स फॉर जेईई मेंस, यानी कि अब मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं यार कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट याद रखना, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। देखो यहां पे मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की आरडी शर्मा, जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले थोड़ा सा जेईई मेंस सीबीएसई प्लस जेईई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सीबीएसई से थोड़ा ऊपर, जेईई मेंस से हल्का सा नीचे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सिंगेज की मेंस लेवल बुक ऐसी दिखती है, अगर ये बुक आपके अच्छे से आप लगा लेते हो, अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, और ये क्लास 12 के लिए भी आती है, बस इतनी सफिशियंट है जेईई मेंस के लिए। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक प्रीवियस ईयर बुक, मतलब जेईई मेन के पी बाई क्यू का मतलब आप मुझे बताओ 2020 में आपके इतने सारे पेपर होना स्टार्ट हुए थे ऑनलाइन, 2021, 2022, ठीक है, 2023, अब तक 2024 इन पॉइंट्स पे वर्क करते हैं। इसमें 2 बार पेपर हुआ था, लगभग मैं कह सकता हूं 12 पेपर। यहां पे हमारा 4 बार पेपर हुआ था, यानी कि 24 और 40 से 45 पेपर्स। ठीक है, यहां पे भी मेरे 12 पेपर, और यहां पे लगभग 24 से 30 पेपर, और यहां पे भी लगभग 12 पेपर, 6 दिन 12 से लगभग 24 पेपर आते हैं, 20 से 24, मतलब 6 दिन होते हैं, और लगभग 10 से 12 पेपर एक बार में होते हैं, लगभग 20 से 22 पेपर होते हैं, 20 से 24 पेपर होते हैं। यहां पे भी 20 से 24, और यहां पे 24 से 48 से 50 मैंने बताए थे, दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब टोटल 20 से 24, सेम यहां पे 24 से मतलब 40 से 48, यहां पे भी 20 से 24, यहां पे भी 20 से 24, यहां पे भी 20, अभी 20 से 24 हो जाएंगे, जब अप्रैल सेशन खत्म होगा तब तक 20 से 24 हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब इतने सारे पेपर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, इतना सारा पोर्शन आप कवर कर, मतलब इतने सारे क्वेश्चन, यानी कि इनमें सब में क्वेश्चन आए हैं, तो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन पे वर्क करना है। अगर आप उन पे वर्क करोगे तो आपको पता लगेगा यार किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक बार आपको टाइप पता लग गया ना, तो पेपर एग्जाम आपके हाथ में होगा। ठीक है, मैथ्स आपके हाथ में होगी, मैथ्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये बात याद रखना। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैथ्स को समझने के लिए, मैथ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन पॉइंट्स पे तो वर्क करना पड़ेगा। अगर मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर मैथ्स आपको अच्छी करनी है आईआईटी जेईई के लिए, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर आपने किसी एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया तो 40% एग्जाम आपका खत्म हो गया, 40% एग्जाम आप सॉल्व कर चुके हो, 40% एग्जाम आपका निकल चुका है। ठीक है, अब आपको पैटर्न ही नहीं पता होता है। बहुत से बच्चे, यार मैं तो ये कहूंगा कि मैथ्स कर रहे हो ना, जेईई मेंस की मैथ्स कर रहे हो, जेईई एडवांस की, तो चैप्टर के नेम टिप्स पे होना चाहिए। अगर और स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो चैप्टर के टॉपिक्स भी टिप्स पे होना चाहिए। चैप्टर नेम और चैप्टर टॉपिक्स अगर टिप्स पे आ गए ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं 40%, यानी कि 300 में से 120 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। यार दिमाग में तो वो तो हो यार, एग्जैक्टली यार, हमें लड़ना किस किस से है, हमें जिन जिन कॉन्सेप्ट से लड़ना है वो तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यू विल गेट 40% ऑफ मार्क्स इन देयर एग्जाम्स। क्लियर हो रही है पॉइंट?
समझ में आ रहा है? तो 40% एग्जाम आपका वैसे ही हो गया अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया। दूसरा, क्रिएट ए स्टडी प्लान। जब एग्जाम के पैटर्न को समझो, यहाँ पे जब मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ना, उस केस में आप 100% पेपर सॉल्व कर दे। और रैंकर्स बनना है ना आपको, तो रैंकर्स की आप क्वालिटी पे पहुंच गए होगे। रैंकर्स बनना है ना आपको, रैंकर्स, तो रैंकर्स की क्वालिटी पे पहुंच जाओगे अगर ऐसे फॉलो अप करोगे तो। अदरवाइज जब हम पहली बार एंटर करते हैं ना, तो हमारी थिंकिंग IIT बॉम्बे की होती है, और धीरे धीरे करके जैसे ही सेशन खत्म होता है हम कहाँ पे आ जाते हैं? स्टेट कॉलेज पे। तो पढ़ना तो है भाई। सेलेक्ट अ गुड टीचर। सेलेक्ट अ गुड टीचर, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप क्लियर 30 को फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको टिप्स एंड एडवाइस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हमारे मतलब इस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करोगे, देन यहाँ पे आप एक बिलीव कर लो, टीचर्स का सिलेक्शन आपने कर लिया, आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, किसी के बहकावे भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आप आ जाते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें आप देखते हो कि इतने सारे एड्स देख लिए, टॉपर्स देख के आपने एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं है भाई। एग्जैक्टली आपको सेलेक्ट करना है, आपको सोचना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑनलाइन के फ्रॉड से बचना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करना है, सिर्फ टॉपर्स देख के या फिर ऊपर ऊपर के रिजल्ट देख के नहीं जाना है। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो अप करो, आपको यहाँ पे इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मैं, इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको अप्रैल से पूरी साल। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गुड टीचर का सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर जेई स्ट्रेटेजी। ओके, नेक्स्ट, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। गुड टीचर का मतलब आपको वो सिर्फ मोटिवेट करना तो है ही, आपको समझाना, आपको एक लाइन पे लेके आना, लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि जो जितना पढ़ाया जा रहा है क्या उतना ही सफिशिएंट है। ये चीज पे सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं इस चीज को बहुत एनालाइज करता हूं। आप सोचते हो कि सर ने जितना पढ़ा दिया उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही आएगा, लेकिन यही तो सबसे बड़ा गलतफहमी है आपकी। इंपॉर्टेंट ये है कि यार आपको सोचना पड़ेगा कि यार कुछ और भी हो सकता है, और बहुत कुछ है। मैंने बहुत यार नोटिस किया है, टीचर्स बहुत कम पढ़ाते हैं जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप में से किसी ने अच्छे से फॉलोअप किया होगा, देन कई सारे वीडियोस देख के भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों नहीं होते? वो तो आपने क्या किया, वीडियो में लिया, देखा कि सर ने कॉन्सेप्ट कराया, जेईई मेंस का क्वेश्चन होने लगा आपसे, यार वो क्वेश्चन एक लिया उनने, बाकी क्वेश्चंस कौन करेगा? मॉक के क्वेश्चंस आपसे कैसे होंगे? इसके लिए आपको फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि रटे रटाए क्वेश्चंस और आप करके चले जाओगे, जेईई मेंस नहीं होने वाला उससे, ये याद रखना। नेक्स्ट, वर्ल्ड योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्वेश्चन पे वर्क करना पड़ेगा। फोकस मोर ऑन डीपीपीस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो रोल प्ले करते हैं ना, वो डीपीपी आपको जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रही है ना, वो सारी खत्म होनी चाहिए। उन सारे डीपीपीस के आपके डाउट्स अगले दिन आपको आपके टीचर से पूछने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको पर डे हर चीज, हर टॉपिक की डीपीपी आपको मिलेगी। ओके, डन बेटा। मैनेज टाइम इफेक्टिवली। हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं यार। टाइम एक सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है हमारे केस में कि यार टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हो मैनेज? यार अगर 1 साल 2 साल देने ना, सब कुछ भूल जाओ। 2 साल दे दो इस एग्जाम के लिए, 1 साल है ना तो 1 साल दे दो। ड्रॉप ईयर में हो ना तो वो पूरा साल लगा दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट कुछ नहीं, मैनेजमेंट पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है, हो गया सारा मैनेजमेंट। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं करियर में जो भी आप कर रहे हो ना, जिस चीज में भी जा रहे हो उस चीज में सारा टाइम लगा दो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्लियर हो रहा है पॉइंट? टाइम मैनेजमेंट। मैं बात करता हूं टाइम मैनेजमेंट फॉर मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स के लिए टाइम मैनेजमेंट तो हो ही गया, क्योंकि कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। नेक्स्ट, बैकलॉग मैनेजमेंट। बैकलॉग होने ही नहीं देना है, तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? लेकिन फिर भी अगर आप 12th में और आपका 11th का बैकलॉग है, देन तब आपको वर्क करना है। तो टाइम तो आपको स्टडी को देना है, तो बैकलॉग पे मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट हो, आपके सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट मतलब जितना सब्जेक्ट कवर हो गया उतने पे आपने मॉक टेस्ट दे दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रोल प्ले करते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, ड्रॉप में तो आपको देते रहना चाहिए। आपको लगता है कि टॉपिक नहीं भी हुआ तब भी देते रहना चाहिए। कभी 50 आएंगे, 60 आएंगे, 100 आएंगे, 150 आएंगे। जब धीरे धीरे करके नंबर बढ़ेंगे ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली यहाँ पे।
मुझे नहीं लगता कि अब डिस्कस करने के लिए यहाँ पे और कोई पॉइंट है। मैंने सारे पॉइंट, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस केस में, आपकी IIT जर्नी के रोड मैप में। तो आपको फॉलो अप करना है, आपको वर्क करना है अपने इसी कॉन्सेप्ट्स पे, अपने इस तरीके पे, और इस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल्स के लिए यहाँ पे Glade 30 यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है।